ये स्टूडेंट्स सैम्पलिंग टेक्निक्स के लेक्चर के पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। हमने देखा हम कैसे डिफाइन करते हैं सैम्पलिंग को, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या लिमिटेशंस हैं, थोड़ा सा एक टेंटेटिव आइडिया लगाया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का भी, है ना। अब हम क्योंकि भौगोलिक शोध में हम बहुत तरह की सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं, अब हम एक एक करके उदाहरण के साथ वो जो तमाम सैम्पलिंग के प्रकार हैं उनके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे और एक एक करके हम जो सैम्पलिंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है उसके ऊपर हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, कुछ चीजें हम पहले भी देख चुके थे कि जो संपूर्ण जनसंख्या होती है, ठीक है, उसकी सूचना लेना, उसके आंकड़े लेना आसान नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्स में से एक सैंपल निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रतिचयन को एक विकल्प के रूप में लेते हैं, प्रतिचयन विधि को। ठीक है, ये निश्चित रूप से उस जनसंख्या का ही भाग होता है जिस जनसंख्या का हम अध्ययन कर रहे होते हैं, और हम सैंपलिंग को इस तरह से करते हैं कि ये संपूर्ण जनसंख्या के जो गुण हैं उनको परिलक्षित करें। ठीक है, अर्थात हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा सैंपल हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारा सैंपल हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इसका तात्पर्य ये है कि क्योंकि हम जनसंख्या के चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, तो हम सैंपल यदि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा, तो हम जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं सैंपल की चारित्रिक विशेषताओं में और जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं में दुराव आ जाएगा यदि हमारा सैंपल हमारी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इसीलिए जब हम सैंपलिंग के लिए बढ़ते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर हमारी जनसंख्या के समस्त गुण मौजूद हों, अर्थात वास्तविक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की कोशिश हम करते हैं। इसके बाद हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सैंपलिंग साइज जो है, अर्थात जो हमारा आकार है हमारे प्रतिचयन का, वो हम इतना बड़ा रखते हैं कि हमारे जो अध्ययन के उद्देश्य हैं वो भी पूरे हो जाएं। हमारे उपलब्ध संसाधनों के भीतर हम उस सैंपल साइज के साथ में शोध को आगे बढ़ा सकें, और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम आसानी से उससे जो आंकड़े प्राप्त हो उनका उनको व्यवस्थित और विश्लेषित कर सकें। इसके साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब हम सैंपलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिचयन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत कॉशियस रहते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हम कौन सी सैंपलिंग तकनीक से हम डेटा कलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, कौन सी सैंपलिंग तकनीक को हम अपनाकर हमारे शोध को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर दो शब्दावलियां हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी में ये शब्दावलियां अलग अलग है, हिंदी में तो हम सांख्यिकी शब्द यूज कर लेते हैं संपूर्ण जनसंख्या की सांख्यिकी के लिए भी और प्रतिचयन की सांख्यिकी के लिए भी। लेकिन वास्तव में जब हम पूरे पॉपुलेशन या यूनिवर्स की सांख्यिकी की बात करते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में हम एक शब्दावली यूज करते हैं, वो है पैरामीटर्स, है ना। ये वो समरी स्टैटिस्टिक्स या सार सांख्यिकी होती है जो पूरी जनसंख्या के संबंध में होती है, जैसे माध्य, माध्यिका है, बहुलक है, प्रमाप विचलन है, ये सब सार सांख्यिकी कहलाते हैं। ठीक है, और हम जब प्रतिचयन के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारी सांख्यिकी के लिए हम शब्दावली यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सार सांख्यिकी जो प्रतिचयन की है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इतना सा अंतर है कि पूरी जनसंख्या के लिए यदि हम सांख्यिकी विशेषताओं की या सार सांख्यिकी की बात करें तो उसको हम पैरामीटर कह देते हैं, और केवल प्रतिचयन के लिए यदि हम उसी संदर्भ में बात करें तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। प्रतिचयन के हम प्रकार में दो तरह के प्रकार जो हैं उसकी बात हम करते हैं, हमने इसकी बात तो पहले भी की थी। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या सैंपल्स, और एक होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या सैंपल्स। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल की खास बात होती है कि इसमें जो जनसंख्या के सदस्य हैं उनके चुने जाने की संभावनाएं जो है, ठीक है, वो सबकी होती है ना।
तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम इसमें शामिल करते हैं, है ना, जो साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन है उसको। फिर हम जो सिस्टमैटिक, जो क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग होती है, हम इसको भी इसमें शामिल करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग को भी हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे जो कन्वीनियंट अर्थात सहूलियत से जो सैम्पलिंग आगे बढ़ती है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। पर्पजिव सैम्पलिंग को हम इसमें शामिल करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम इसमें शामिल करते हैं, कोटा सैम्पलिंग को हम इसमें शामिल करते हैं, है ना। अब यदि हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को और गहराई से देखें, देखिए इसमें क्या होता है कि जितनी भी यूनिट्स होती है यूनिवर्स की, ठीक है, उनके सबके चुने जाने की संभावनाएं होती है। ठीक है। और जब ये संभावनाएं बिल्कुल बराबर हो तो हम संज्ञा देते हैं उसको इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन, ईपीएस, है ना। और वो डिजाइन कहलाता है ईपीएस डिजाइन। इसी ईपीएस डिजाइन को हम सेल्फ वेटिंग भी कहते हैं, है ना। ठीक है, मतलब स्वभारण है ये, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सबके चुने जाने की संभावना बिल्कुल बराबर। ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होती हैं, वो यदि हमारा यदि सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर ये हम देखते हैं कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स और जो 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 पैरामीटर्स होते हैं जो पूरी यूनिवर्स की पॉपुलेशन के लिए होते हैं, हमें उनके अंदर अंतर दिखाई नहीं देता। ठीक है। वो क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम तटस्थ होकर, ठीक है, और ऐसा सैंपल या ऐसा प्रतिचयन चुने जो पूरी संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। जब हम साधारण प्रकीर्ण या यादृच्छिक प्रतिचयन की बात करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, ये लॉटरी सिस्टम जैसा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या है उसके सदस्यों के प्रतिचयन में चुने जाने की बराबर संभावना है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग होती है, ये हम अभी जैसे हमने उदाहरण दिया था ईपीएस का, है ना। ये जो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, है ना, ईपीएस डिजाइन, ये ईपीएस डिजाइन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। यदि प्रतिचयन तकनीक कब लाभदायक होती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम इसको किन परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ को हम अध्ययन में ले रहे हैं, उसके रेफरेंस में, ये ध्यान रखना, उसके रेफरेंस में यदि मेरी संपूर्ण जनसंख्या जो है वो समरूप है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्योंकि इसमें सदस्यों में एक रूपता है, तो हम साधारण प्रकीर्ण या यादृच्छिक प्रतिचयन का अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ हमने एक बात कही है कि जो विषय जिस पर मेरा शोध है, जिस पर मैं शोध कर रहा हूं, उसके संदर्भ में जनसंख्या के समस्त सदस्य जो हैं उनमें एक रूपता है। तो ये मत सोचना कि जनसंख्या सदैव एक रूप होती है, जनसंख्या सदैव एक रूप नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है। एक ही जनसंख्या पर जब आप एक विशेष प्रकार का शोध कर रहे हो, तो हो सकता है कि साधारण प्रकीर्ण यादृच्छिक प्रतिचयन आपका पर्पज सॉल्व कर, क्योंकि उस संदर्भ में हो सकता है कि आपकी संपूर्ण जनसंख्या जो है वो एक रूपता दर्शाती है। लेकिन यदि आप यदि कोई ऐसा शोध कर रहे हैं जिसमें इस जनसंख्या में अलग अलग स्ट्राटा बनकर सामने आते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसमें स्तरित जो प्रतिचयन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोरोना वैक्सीनेशन की टेस्टिंग की बात आती है। और हम ये देखते हैं क्योंकि इसको हमें पूरी जनसंख्या के ऊपर लागू करना है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की ओर बढ़ना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए जब कोई रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस वैक्सीनेशन की रिसर्च में इस वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन, या यूं कहें कि इस वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर करते हैं सबके ऊपर, अर्थात हम सारे सभी वर्ग के लोगों को है ना, बिना किसी लिंग भेद के, बिना किसी आयु संरचना के भेद के हम इसके प्रभाव को
जनसंख्या के विभिन्न सदस्यों पर देखते हैं। तो ऐसे के लिए यदि मान लीजिए कि मैं मेरी सैंपलिंग को यादृच्छिक प्रकीर्ण साधारण यादृच्छिक या प्रकीर्ण प्रतिचयन के अंतर्गत रखता हूं, तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछली जो सैंपलिंग की क्लास थी उसके अंदर, कि जैसे आप यदि टीवी देखने और टीवी पर कार्यक्रमों के ऊपर राय लेने के लिए यदि आप इसी जनसंख्या का सर्वेक्षण करें जिस पर आपने अपने वैक्सीनेशन टेस्टिंग के लिए सर्वे किया था, तो फिर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टेस्ट है वो जेंडर के साथ भी बदल सकता है और वो एज स्ट्रक्चर के साथ भी बदल सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं जनसंख्या अपने आप में समरूप नहीं होती है ना, या जनसंख्या अपने अपने आप में विविध नहीं है। ये इस बात से तय होता है कि हमारे हाथ में जो शोध है उसके संदर्भ में उसके संदर्भ में हम जनसंख्या को एक रूपता के इकाइयों वाली जनसंख्या देख रहे हैं, मतलब जनसंख्या की सारी इकाइयां एक रूप है, ठीक है, या नहीं है। और यदि वो एक रूप है तो हमारे लिए साधारण प्रकीर्ण अथवा यादृच्छिक प्रतिचयन अर्थात सिंपल रैंडम सैंपलिंग हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, लॉटरी विधि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या के सदस्यों को हम क्रमांक संख्याएं दे सकते हैं और बाद में प्रतिचयन हेतु एक निश्चित क्रमांक वाले समूह को हम चुन लेते हैं। ठीक है, और ये कैंडोल, स्मिथ, फिशर, यीस्ट, ये आदि कई विद्वान हैं जिन्होंने इस जो प्रतिचयन विधि है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया है ना। और इसके अंदर संपूर्ण जनसंख्या जो होती है उसके सदस्यों को शुरू में हम क्रमांक देते हैं और बाद में हम क्या करते हैं कि यादृच्छिक रूप से क्रमांकों का चुनाव कर लेते हैं। कई बार हम इनको विशेष प्रकार की कॉलम या रो में इनको व्यवस्थित करके भी हम वहां से प्रतिचयन कर सकते हैं। ये एक बहुत नाम आता है टेबल रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह की सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको हम रॉज और कॉलम्स में क्या करते हैं कि हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जिन पर हम शोध कर रहे हैं, हम उस जनसंख्या के जो सदस्य हैं हम उनको नंबर्स डेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखिए फर्स्ट लिस्ट ईच ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट and then assign consecutive numbers to each of these elements in a table, है ना, सबको नंबर दे देते हैं। ठीक है, then referring to the table of random numbers starting at any point of table and proceeding in any direction to identify the n of table numbers। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि किसी भी दिशा में उस पर बढ़ते हैं और जैसे हम क्या करते हैं कि हम उसमें से उसमें अपने हिसाब से उसमें जितने सैंपल साइज की आवश्यकता होती है उनको चिन्हित कर लेते हैं और बाद में फिर उनको हम सैंपल के रूप में ले लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे 200 टीचर्स के ऊपर अध्ययन है जो 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल की, है ना, वहां से आते हैं। उन्होंने एक ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है 2 दिन की, है ना, और उस ट्रेनिंग के लिए क्या है कि केवल स्कॉलरशिप केवल 30। अब उन्होंने क्या किया, सारे टीचर्स जो हैं, है ना, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको 0 से लेकर 200 तक नंबरिंग दे दी। ठीक है, अब टेबल रैंडम नंबर्स उनको मिल गए। अब वो क्या करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि उनको 30 सिलेक्शन करने, तो उन्होंने क्या किया, जैसे उस टेबल में जैसे हर तीसरे या हर पांचवे या हर छठे ऐसे करके, और वो क्या करते हैं वहां से टोटल जो 30 लोगों की मार्किंग कर लेते हैं और उनको वो सैंपल के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे कोई ये जैसे अब जैसे आपने कहा कि भाई हर पांचवें छठे, तो ये कोई सिस्टमैटिक वे में जाने की बात नहीं है। ठीक है, ये काम सारा रैंडमली होता है, सारा का सारा काम जो है वो रैंडमली होता है। अब देखिए क्षेत्रीय यादृच्छिक प्रतिचयन ये थोड़ा सा भिन्न होता है साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, है ना। और आप जानते हैं क्योंकि भूगोल जो है वो बेसिकली एक कोरोलॉजिकल साइंस है ना, वितरण विज्ञान है। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि स्थान के संदर्भ में हम तत्वों, परिघटनाओं और मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि भूगोलविद व्यक्तिक प्रेक्षणों में अवस्थिति को भिन्नता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है ना, तो यही कारण है कि भूगोल में इस तरह की जो सैंपलिंग है उसका काफी प्रचलन है। इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं हम ये देखिए
कि जो क्षेत्रीय प्रकीर्ण यादृच्छिक प्रतिचयन है ना, प्रकीर्ण बोल दो चाहे यादृच्छिक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें हम सब जो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि किसी भी क्षेत्र को, है ना, क्या करते हैं कि उसके मानचित्र के रूप में लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर रेखाओं का जाल या ग्रिड बनाते हैं। और ग्रिड बनाते हैं तो फिर ग्रिड पे क्या होता है कि कई हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर रेखाएं आपस में मिलती है। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है जहां पर आपस में जो क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं मिलती हैं ग्रिड की, है ना, तो उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। तो हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्राप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि विभिन्न बिंदुओं में से एक बिंदुओं का समूह जो है वो रैंडम सैंपल के रूप में ले लेते हैं, है ना। हम उसमें से क्या करते हैं कि एक 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 वो जो खूब सारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से कुछ कोऑर्डिनेट्स को रैंडमली चूज कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में हम क्या करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं और उनके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसको हम हमारे सैंपल एरिया के रूप में ले लेते हैं। ज्योग्राफी में बहुत सारी रिसर्च में हम इसको अनुसरित करते हैं, इसका हम फॉलो करते हैं। जब हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग की ओर जाते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी भी जिस जो संपूर्ण पॉपुलेशन है, ठीक है, हम उसमें किसी भी बायस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्रमबद्धता का अनुसरण करना चाहते हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से इसके लिए भी ये जरूरी है कि जनसंख्या जो है वो हमारे लिए समरूप हो, ठीक है। तो इसीलिए क्रमबद्ध परिचयन विधि को जब हम अपनाते हैं तो हम प्रतिचयन निर्धारण में संपूर्ण जनसंख्या में से किसी निश्चित क्रम अथवा अंतराल से प्रतिचयन का चुनाव जो है उसको करने की परिपाटी को हम अपनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी इसका जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि सामान्यतः तब प्रयोग में लाई जाती है जब संपूर्ण जनसंख्या यादृच्छिक रूप से वितरित हो। यदि यदि जनसंख्या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यदि जनसंख्या में किसी भी प्रकार का कोई झुकाव यदि किसी तरफ मिलता है, तो फिर ये हमारे लिए थोड़ा सा ये सैंपलिंग हमारे लिए बायस हो जाएगी। तो चूंकि यदि जनसंख्या वितरण में कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता, हाँ, ठीक है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी है यदि उसमें गुण है किसका, रैंडमनेस का, ठीक है। अब चूंकि यदि जनसंख्या वितरण में कोई निश्चित क्रम पाया जाता है तो क्रमबद्ध प्रतिचयन का झुकाव किसी निश्चित तथ्य या प्रेक्षण की तरफ हो सकता है ना। अर्थात यदि झुकाव पाया जाता है ना, निश्चित क्रम पाया जाता है, इसका मतलब रैंडमनेस नहीं है ना। सीधा सीधा है कि यदि यदि झुकाव पाया जाता है इसका मतलब ये मान लीजिए कि वो जो पॉपुलेशन है वो यादृच्छिक नहीं है, वो रैंडम पॉपुलेशन नहीं है ना। और यदि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो प्रतिचयन है वो बायस हो जाएगा, ठीक है। और यदि यादृच्छिक है तो फिर हम क्या करेंगे, एक क्रमबद्धता का अनुसरण करेंगे तो हमारे सैंपल में फेयरनेस रहेगी, है ना, बायसनेस नहीं आएगी, वो झुकाव से परे होगा। जैसे भारतीय जनगणना विभाग ने सन 1981 की जनगणना में जेंडर संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए क्या किया था पता है, हर 10वें घर को इसके लिए सैंपल के रूप में लिया था। कि जैसे मान लीजिए कि एन्यूमरेटर फील्ड में डेटा कलेक्ट करने के लिए गया हुआ है ना, तो वो क्या करेगा कि हर एक हाउस होल्ड के लिए एक शेड्यूल यूज करेगा, सूची का इस्तेमाल करेगा, है ना, ठीक है। अब वो सूची का इस्तेमाल करेगा तो वो जो सूची है, ठीक है, उसने क्या किया, 9 सूची भर ली, 10वीं सूची के साथ में वो एक एंसिलरी क्वेश्चनर और पूछेगा जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है। फिर अगली 9 सूची भर लेगा, फिर जब 10वां क्रम आएगा तो फिर क्या करेगा, वो एक जो सहायक क्वेश्चनर है, एक सहायक प्रश्नावली या सहायक सूची है, फिर उस पे भी वो डेटा कलेक्ट करेगा। तो ऐसे क्या है कि प्रत्येक 10वें घर को इस संबंध में आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रतिचयन के सदस्य के रूप में चुना था। तो ये एक क्रमबद्धता हमें देखने को मिली है, क्रमबद्ध प्रतिचयन के उदाहरण के रूप में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं स्तरित प्रतिचयन की, है ना, तो इस प्रकार का प्रतिचयन साधारण जो तब चुना जाता है जब हमारी जो यूनिवर्स है ना, हमारा जो संपूर्ण जनसंख्या है
वो तथ्य अथवा प्रेक्षणों में बहुत भिन्नता वाली हो। ठीक है, अर्थात हम जिस विषय को लेकर शोध कर रहे हैं उस विषय के संदर्भ में मेरी संपूर्ण जनसंख्या में मुझे कई कैटेगरीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अर्थात मैं यदि उस संपूर्ण जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में बांट कर देखूं, अलग अलग स्तर में बांट कर देखूं, अर्थात स्ट्रेटा यदि बनाकर देखूं, ठीक है, तो मुझे एक एक स्ट्रेटा के अंदर लगभग लगभग जितने भी सदस्य हैं उनमें एक रूपता देखने को मिलेगी। मतलब प्रत्येक स्तर में तो एक रूपता है, स्ट्राटा में तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है ना, लेकिन एक स्ट्राटा से दूसरा स्ट्राटा, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर यदि हम कंपैरिजन करें तो उनके अंदर हमें तथ्यात्मक भेद नजर आता है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनसंख्या को उसके गुणों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटकर स्ट्रेटा बना लिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इन सभी स्तरों से प्रतिचयन लिए जाते हैं, है ना। अब इनसे प्रतिचयन लेने का सबसे सुंदर तरीका तो ये है कि आप आनुपातिक रूप से प्रतिचयन लो, है ना। जैसे आपका एक स्टाटा जो है वो 7% जो संपूर्ण जनसंख्या के 7% का प्रतिनिधित्व करता है, तो सैंपल में भी आप उससे 7% लीजिए, तब तो ये कहेंगे कि आपने स्तरित प्रतिचयन में अर्थात स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आपने प्रोपोर्शनेट प्रिंसिपल का फॉलो किया है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो भी आप स्तरित प्रतिचयन को अपना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बड़े तौर पे जो जनसंख्या में भेद है वो एड्रेस हो जाएगा और आप डिस्प्रोपोर्शनेट वे में सैंपल भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ विभिन्न स्तरों के संपूर्ण जनसंख्या के आकार के अनुपात के अनुसार ही इनसे प्रतिचयनों का चुनाव किया जाता है ना। हालांकि ये सदैव आवश्यक नहीं है, कई बार हम इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के एग्जांपल भी देखते हैं। इससे संपूर्ण जनसंख्या के विभिन्न समूहों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, यदि आप अनुपात में ले रहे हो, है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। और यदि वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है तो एक संभावना होती है कि हमारा जो पूरा जो सैंपल है ना वो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन करने में सक्षम, ठीक है, या उसके अंदर वास्तविक प्रतिनिधित्व का गुण आ जाए पूरे पूरे के पूरे सैंपल के अंदर। ठीक, इस प्रकार से प्राप्त प्रतिचयन काफी संतुलित होता है तथा सभी समूहों का प्रतिनिधित्व हमें इसमें देखने को मिलता है। अब एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आप साक्षरता के स्तर का अध्ययन करना चाहते हैं 5,000 घरों में, ठीक है। अब उसमें स्त्री पुरुष भेद भी है, वहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का भेद भी है, वहां आयु वर्गों का भेद भी है। तो क्यों ना पहले आप, क्योंकि ये सब तथ्यात्मक भिन्नताएं हैं, है ना, तो क्यों ना आप ये जो फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं इनके आधार पर क्यों ना आप पहले स्ट्राटा बना लो, और स्ट्राटा बनाने के बाद आप आनुपातिक रूप से हर एक स्ट्राटा से सैंपल जो है वो इन रेफरेंस टू प्रोपोर्शन कलेक्ट करें, है ना, अनुपात के अनुसार कलेक्ट करें। तो वो जो सैंपलिंग होगी वो स्तरित प्रतिचयन के अंतर्गत आती है। अब देखिए प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग प्लान जो होता है उसमें तो क्या होता है कि जो स्ट्राटा आपने लिए, है ना, उन सारे स्ट्राटा से जो स्ट्राटा कुल जनसंख्या का जितना अनुपात है, अर्थात जितना प्रोपोर्शन स्ट्राटा का कुल जनसंख्या के संदर्भ में है, उतना ही अनुपात आपको सैंपल में भी मिलेगा उस स्ट्राटा से। ठीक है, तो ये तो होता है प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग प्लान, है ना। The sample will have the specified characteristics in exact proportion to those same characteristics which are distributed in the population. ठीक है, अब डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि इस प्रकार की सैंपलिंग में हम ये आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है ना इसका अनुसरण नहीं करते। स्ट्राटा हम बनाते हैं इसमें भी, ठीक है, बस हम केवल और केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इसमें अनुसरण नहीं करते, तो निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व के संबंध में ज्यादा बेहतर पहले वाला होगा। ठीक है,
लेकिन कई बार हमें जब ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती या कोई कंडीशंस ऐसी नहीं होती तो फिर हम दूसरे का भी अनुसरण करते हैं. इट इज सिमिलर टू प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग except that the subsamples are not necessarily distributed according to their proportionate weight in the population from which they they were drawn. है ना. जिस पॉपुलेशन से वो निकाले गए हैं तो जो सबसे पहले हमने जो स्टार्टा बनाए थे कोई जरूरी नहीं कि सैंपल में हम उन्हीं स्टार्टा के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही सैंपल्स लें. ठीक. अब एक होती है क्लस्टर सैंपलिंग, है ना. कभी कभी ज्यादातर इसके एग्जांपल 2 स्टेज सैंपलिंग के होते हैं. हालांकि ये जरूरी नहीं है, कई बार 1 स्टेज हमें क्लस्टर सैंपलिंग भी देखने को मिलती है. ठीक है. फर्स्ट स्टेज ए सैंपल ए सैंपल ऑफ एरियाज इज चूजन, है ना. और सेकंड स्टेज ए सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट्स विद इन दोज एरियाज इज सिलेक्टेड. तो क्लस्टर में क्या होता है, पहले तो हम क्या करते हैं कि एक स्थानों का चुनाव करते हैं, उनके लिए सैंपलिंग करते हैं, है ना. और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो रेस्पोंडेंट्स के लिए सिलेक्शन होता है ना. तो स्थान का चयन, ठीक है. उसके बाद उत्तरदाताओं का चयन, उन स्थानों पर उत्तरदाताओं का चयन. अक्सर हम भौगोलिक शोध में अक्सर ये करते हैं. अब इसमें देखिए, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स ऑफ होमोजीनियसनेस. पॉपुलेशन जो है वो सममांगी जो जनसंख्या या समांगी जनसंख्या या समरूप जनसंख्या जो है उस उसके क्लस्टर के रूप में बटी हुई है ना. तो हम ये देखते हैं कि यूजुअली बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, और हम देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हमें हमें भौगोलिक सततता भी देखने को मिलती है. तो सैम्पलिंग यूनिट्स आर ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल्स. इसमें सैम्पलिंग यूनिट जो है ना, वो ग्रुप्स है, ठीक है, इंडिविजुअल्स नहीं है. एंड a sample of such cluster is then selected. और उसके बाद हम क्या करते हैं कि a sample of such clusters जो होते हैं, ठीक है, those are selected and then all units from the selected clusters are studied. ठीक है. तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर क्लस्टर में कई बार तो हम क्या करते हैं उसमें से सैंपल निकालते हैं और कई बार उस पूरे क्लस्टर का अध्ययन करते हैं. ये 2 संभावनाएं बनती है. तो 2 types of cluster sampling methods are there. One stage sampling, all of the elements within selected clusters are included in the sample. तो अब इसमें क्या हुआ, ये 1 स्टेज क्यों हो गई, क्योंकि आपने पहले स्टेज में क्या किया कि एरिया सैंपलिंग तो करी, लेकिन एरिया सैंपलिंग करने के बाद में जो आपने आपने क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद उसमें से सैंपल ड्रॉ नहीं किया. पूरे के पूरे क्लस्टर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य वहां पे हैं, सबको आपने अध्ययन में शामिल कर लिया. ठीक है. तो आपने क्या किया कि इसमें 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 जो दूसरी स्टेज पर जो हम सैंपलिंग करते हैं, जिसमें हम उत्तरदाताओं को चुनते हैं, उस स्टेप को आपने नहीं लिया, बल्कि वहां पर आपने क्लस्टर के जितने भी मेंबर्स हैं सबका अध्ययन कर लिया. इसीलिए सामान्यतः तो उसको 2 स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं, है ना. लेकिन विशेष केस में जब हम पूरे क्लस्टर की पॉपुलेशन को ही सैंपल के रूप में स्वीकार कर लें, सैंपल के सदस्यों के रूप में स्वीकार कर लें, तब फिर ये ऐसा लगता है जैसे ये 1 स्टेज सैंपलिंग है. 2 स्टेज सैंपलिंग में ए सबसेट ऑफ एलिमेंट्स विद इन सेलेक्टेड क्लस्टर्स आर रेंडमली सेलेक्टेड, है ना. अब यदि ये 2 स्टेज है, 2 स्टेज है, तो फिर क्या करते हैं कि हम उस क्लस्टर्स में से रैंडम सैंपलिंग करते हैं. ठीक है. ताकि हम हमारे पूरे जो सैंपल है उसकी यूनिट्स जो है उनको पूरी कर सकें. अब देखिए, आप जब क्लस्टर का चुनाव कर रहे हो, शुरू में एरिया क्लस्टर का चुनाव करते हो, तो भी आप रैंडम अप्रोच लेके चलते हो. ठीक है. कई बार तो आप क्या करते हो, जैसे क्लस्टर का चुनाव कर लिया, तो क्लस्टर का चुनाव करने के बाद में अब आप पूरे क्लस्टर की पॉपुलेशन का स्टडी करते हो, तो ये 1 स्टेज में. ठीक है. अब यदि आप क्लस्टर का चुनाव कर रहे हो, रैंडमली क्लस्टर का चुनाव लिया, कर लिया आपने, अब आपने क्या किया, रैंडमली प्रत्येक क्लस्टर से आपने यूनिट्स चुनी, उत्तरदाताओं को चुना, और ये भी आपने रैंडम मैकेनिज्म से किया. ठीक है. तो क्योंकि आप यहाँ पर क्लस्टर का चुनाव भी रैंडमली कर रहे हो
और क्लस्टर के अंदर पॉपुलेशन का चुनाव भी रैंडमली कर रहे हो, इसलिए क्लस्टर सैंपलिंग भी रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है। क्लस्टर सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि जहां पर रैंडम सिलेक्शन मैकेनिज्म होता है वो सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आती है। अब देखिए हम बात करते हैं मल्टी फेज। तो देखो दो है, एक है मल्टी फेज और एक है मल्टी स्टेज। दोनों डबल सैंपलिंग में आती है, इनमें दो दो बार सैंपलिंग होती है ना, दोनों डबल सैंपलिंग का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत अंतर है जिसको हमें समझना। देखो सम सेम एज मल्टी स्टेज सैंपलिंग है ना, ये लगभग लगभग वैसी होती है। दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिलेक्शन इज फॉलोड। तो इस तर्ज पे तो दोनों सेम है कि दोनों की दोनों डबल सैंपलिंग है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेक्शन दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन in this sampling each stage is adequately studied before another sample drawn from it। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक बार सैंपलिंग करी, अब आप क्या करेंगे कि आपने ये जो एक बार आपने सैंपल सुन लिए, ये आपकी प्राथमिक सैंपलिंग, प्राथमिक प्रतिचयन है। अब आप क्या करोगे, इन प्राथमिक प्रतिचयनों में से फिर दोबारा आप इनमें से सैंपल निकालोगे। तो डबल तो बताइए कि ये डबल का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और दोनों के अंदर उत्तरदाताओं के ग्रुप है, इसलिए क्लस्टर को इसके साथ मिक्स मत करना। क्लस्टर में एक ग्रुप होता है, वो होता है एरिया का, दूसरा ग्रुप होता है रेस्पोंडेंट का, ठीक है। तो उसको इसके साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेज है, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, दोनों के अंदर आप ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स को चुनते हो, है ना। पहले में बड़ा चुनते हो, प्राथमिक में आप बड़ा ग्रुप लेते हो, है ना, है ना, ज्यादा इकाइयां लेते हो उसके अंदर, और फिर उसमें से फिर आप दोबारा सैंपलिंग करके और छोटी इकाइयों का समूह लेते हो, ठीक है। लेकिन फेज जो मल्टी फेज सैंपलिंग है, मल्टी फेज है ना, एक से ज्यादा फेजेस में कंप्लीट होने वाली है ना, इसमें आप फर्स्ट फेज में जो प्राइमरी सैंपलिंग करते हो उसका आप गहराई से अध्ययन करके बाद में उसमें से सेकेंडरी सैंपल निकाल। इसका मतलब प्राइमरी सैंपल्स का भी आप अध्ययन करते हो, प्राइमरी सैंपल्स का भी आप यहां पर अध्ययन करते हो, ठीक है। इन दिस सैंपलिंग ईच स्टेज इज एडिक्वेटली स्टडीड बिफोर अनदर सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। तो आप पहली स्टेज का अध्ययन करोगे, बाद में आप इससे सैंपल निकालोगे, सेकंड स्टेज का सेकेंडरी सिलेक्शन करोगे आप। लेकिन जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग है उसके अंदर खाली और खाली जो अंतिम सैंपल है ना, केवल उसका अध्ययन किया जाता है। उसमें ये जो प्रारंभिक सैंपल है ना, प्रारंभिक सिलेक्शन, प्राइमरी जो सिलेक्शन है, इसका अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है। while in multi stage sampling only the final sample is studied, ठीक है। in multi phase sampling all samples are researched, primary samples are also researched, secondary samples are also researched, ठीक है। अब देखिए this offers an advantage over other methods because the information gathered at each phase helps the researcher to choose a more relevant and more representative sample। तो इस तरह की जो मल्टी फेज सैंपलिंग है, जहां पे रिसर्चर क्या कर रहा है कि सैंपलिंग को दो बार रिफाइन कर रहा है और हर एक स्टेज में सैंपल का अध्ययन कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि काफी हद तक रिफाइनमेंट की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब जैसे ये मान लो कि जैसे इसके अंदर है ना, हमने दो स्टेज पे में फिल्टरिंग या रिफाइंड किया है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है कि ठीक उसी तरह हम क्या करते हैं कि दो बार सैंपलिंग करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। So this technique is essentially the process of taking random samples of preceding random samples, random samples of preceding random samples, मतलब
जो आपने प्राइमरी रैंडम सैंपल लिया, उसमें से फिर आप जो सैंपल लेते हो वो सेकेंडरी रैंडम सैंपल, ठीक है, जैसा हमने पीछे समझा। पहले प्राइमरी सैंपल लिए जाएंगे और फिर प्राइमरी सैंपल से हम सेकेंडरी सैंपल्स का चुनाव करें। क्लियर? मैकेनिज्म रैंडम है दोनों में ही, है ना। इसमें क्या बोलते हैं इसको, मल्टी फेज में भी और मल्टी स्टेज में भी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों के दोनों जो उदाहरण है, मल्टी फेज और मल्टी स्टेज, क्लस्टर सैंपलिंग की तरह ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन का जो टेक्निक है दैट इज बेस्ड ऑन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये यादृच्छिक, ये जो यादृच्छिक वितरण है उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। फिर देखो, एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बिकॉज इट बैंक्स ऑन मल्टीपल रैंडमाइजेशन, है ना। एक बार आपने रैंडम सैंपलिंग ली और उससे प्राइमरी सिलेक्शन किया तो प्राइमरी सैंपल मिला, फिर आपने उसमें से फिर रैंडमाइजेशन किया और फिर उसके अंदर से आपने एक और सेकेंडरी सिलेक्शन किया और फाइनली उससे आपकी जो फाइनल सैंपल है उसकी इकाइयां आपको मिली। Multi-stage sampling is often used when a complete list of all members of the population does not exist and is inappropriate. ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग का अनुसरण तब करते हैं जब संपूर्ण जनसंख्या के सभी सदस्यों की जानकारी हमको नहीं होती। Moreover, by avoiding the use of all sample units in all selected clusters, multi-stage sampling avoids the large and perhaps the unnecessary costs associated with the traditional cluster sampling, है ना। तो जो परंपरागत क्लस्टर सैंपलिंग है उसमें थोड़ा सा ज्यादा खर्चा होता है, इसमें थोड़ा सा हमारे लिए एडवांटेज होती है क्लस्टर सैंपलिंग की तुलना में, लेकिन ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मल्टीपल रैंडमाइजेशन होता है। केवल और केवल जो फाइनल जो यूनिट्स हैं सैंपल में, है ना, जो अंतिम इकाई है, केवल उन्हीं का अध्ययन होता है। और तीसरी चीज कि हम सामान्यतः इसका अनुसरण तब करते हैं जब हमें संपूर्ण जनसंख्या के सभी सदस्यों के बारे में पूरी पूरी सूचना हमें प्राप्त नहीं होती। कन्वीनियंट सैंपलिंग, कन्वीनियंट मतलब देखो आसानी से, है ना, बहुत आसानी से जो उपलब्ध हो जाए, है ना। तो ये है कन्वीनियंट सैंपलिंग। सो समटाइम्स नोन एज ग्रैब और अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग और एक्सीडेंटल सैंपलिंग और हैप्पैजार्ड सैंपलिंग, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप सिनेमा घर के बाहर खड़े हो गए, है ना, और वहां एक साथ बहुत सारी जनसंख्या छूटेगी, है ना, और वहां पर आपने क्या किया कि ये सोचा आपने कि भाई हम क्या करते हैं कि वहां पे हम सर्वे कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका चुनाव, है ना। आपने क्या किया, उसकी उसका चुनाव अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। या जैसे जो जो पकड़ में आ गया उसी को आपने सैंपल के रूप में लिया, ग्रैब, ठीक है ना, उसी को कहते हैं दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। या जैसे जो टकरा गया उसी का सैंपल ले लिया, है ना, एक्सीडेंट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो आपको साफ पता लग गया इसके अंदर कि ये तो संयोग से जो भिड़ गया, है ना, ठीक है, उसका आपने आपने उसको आपने उत्तरदाता के रूप में ले लिया। तो इसके अंदर सबके बराबर चुने जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि यार सिनेमा घर से एक साथ बहुत सारे लोग छूटते हैं तो आपको कन्वीनियंट लगा, बस स्टैंड आपको कन्वीनियंट लगा कि यहाँ बहुत सारी जनसंख्या एक साथ मिल जाएगी, तो फिर इसका मतलब कि केवल और केवल इन जगहों पर जो लोग मंडराते हैं केवल उन्हीं की संभावना ज्यादा होगी, बाकियों को कहाँ, तो सबकी सबके चुने जाने की संभावना बराबर नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होगा, है ना। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ना, ठीक है, वो ज्यादा सही प्रतीत होते हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है। जब हम ये कहें कि सैंपल में यदि हमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर हमें देखना है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में हमें वो भी अपनानी पड़ती है।
और जब हम बहुत ज्यादा कैजुअल हों, ठीक है, तो फिर ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग या ग्रैब सैम्पलिंग या हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग, ये भी हमारे लिए एक साधन के रूप में होती है। ठीक है, तो सैंपल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज क्लोज टू हैंड, ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सैंपल ले लिया आपने, है ना, क्लोज टू हैंड मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो सबके चुने जाने की बराबर संभावनाएं जो है यहाँ पे गौण हो गई। ठीक है, जो रेडिली अवेलेबल है, जो आराम से मिल जाए, जो सहूलियत से मिल जाए, बस वही सैंपल है ना, तो सबके चुने जाने की संभावना गौण हो गई, तो फिर ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, the researcher using such a sample cannot make scientific generalization about the total population। अब इस तरह की शोध, इस तरह के सैंपल लेके जब आप शोध करोगे तो आप उसके निष्कर्षों को संपूर्ण जनसंख्या पे सामान्य तौर पे लागू नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके साथ में यदि हम शोध करते हैं तो हमारे लिए जनरलाइजेशन करना जो है वो उचित नहीं होगा, है ना। पूरी जनसंख्या पर ये मान लेना कि सैंपल की बात संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होती है ना, तो ये थोड़ा उचित नहीं है। ठीक है, और इसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर पायलट टेस्टिंग, है ना। इस तरह की सैंपलिंग आपको, यदि आपके जैसे आपने प्रश्नावली बनाई या आपने सूची बनाई और आप या कोई भी जैसे आपने इंटरव्यू के लिए एक मैकेनिज्म तैयार की, उसकी पायलट टेस्टिंग के लिए दिस इज गुड, है ना। पायलट सर्वेस के लिए कन्वीनियंट सैंपलिंग बहुत अच्छी रहती है ना। क्यों? क्योंकि पायलट सर्वे बेसिकली वो हमारी फाइनल रिसर्च नहीं है, हम हमारी रिसर्च के प्रोसेस में, रिसर्च के मटेरियल्स में हम थोड़ा सा कोई कोई यदि डायकोटॉमी है, यदि कोई उसके अंदर कोई कोई लकूना है तो उसको खोजने की कोशिश करते हैं। उस तरह के काम के लिए कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि पायलट सर्वे के जो रिजल्ट्स आते हैं हम कभी भी उसको जनसंख्या के जनरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, है ना। ये जो पायलट सर्वे आते हैं, जो छोटा सर्वे का रूप हम करते हैं मुख्य सर्वे करने से पहले, है ना, ताकि हमें कुछ छोटी मोटी यदि कोई कमियां हैं हमारे सर्वेक्षण की मैकेनिज्म में किसी भी स्तर पर, तो उसका हमें ज्ञान हो सके। तो इस तरह से जो पायलट सर्वे के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, हम उसको संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो वहां हमारा पर्पज होता है केवल और केवल हमारे रिसर्च जो प्रोसेस में यदि वहां किसी भी तरह की कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सके, टाइम रहते हम उसको दूर कर सके। तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ठीक है, इट इज ओनली कन्वीनियंट फॉर पायलट सर्वे फॉर ए सीरियस रिसर्च, है ना। एक अच्छे शोधार्थी के लिए ये केवल और केवल पायलट सर्वे के लिए ही एक महत्वपूर्ण तकनीक है सैंपलिंग की। अब देखिए हम आगे बात करते हैं जजमेंटल सैंपलिंग और पर्पजिव सैंपलिंग। ठीक है, अब आपने देखा नाम देखिए, पर्पजिव, उद्देश्य परक, है ना, उद्देश्य परक प्रतिचयन है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिचयन में क्योंकि हम पहले से क्या करते हैं कि फिक्स करके चलते हैं कि हमें इस तरह के इतने लोग लेने हैं, इस तरह के इतने लोग लेने हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या है उसमें सबके चुने जाने की संभावना को क्षीण कर रहे हैं, है ना। ठीक है, उसको उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। तो यदि हम उसको दूर कर रहे हैं तो फिर ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हुई या नहीं हुई? निश्चित रूप से हुई। ठीक है, सो द रिसर्चर चूजेस द सैंपल बेस्ड ऑन हु दे थिंक वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। तो शोधार्थी खुद ये तय करता है जब सैंपलिंग करता है कि उसके शोध के लिए कौन जो है वो एक प्रतिचयन प्रतिचयन की इकाई के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनको वो प्रतिचयन के मेंबर्स के रूप में या प्रतिचयन की इकाई के रूप में चुनते हैं। तो सबके चुने जाने की जो बराबर संभावनाएं हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, so this is used primarily when there is a limited number of people that have expertise in the area being researched। अब ऐसे में क्या होता है कि जब जब ऐसे लोग ही जिन पे आप शोध, जिस विषय को आपने शोध के लिए चुना, उसके लिए उत्तरदाता ही बहुत सीमित है, उत्तरदाता है ही बहुत सीमित, तो फिर आप पर्पजिव सैंपलिंग के लिए ही जाओगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी
कि जैसे यदि आज से करीब 10-15 साल पहले उधम सिंह नगर में, अभी 12 साल से थोड़ा ऊपर हो गया होगा, शायद 12-13 साल हो गया, उधम सिंह नगर पर में हम लोगों ने एक सर्वे किया था, और वो सर्वे था जो 1947 का पार्टीशन है, ठीक है, जिन्होंने उसको भोगा, मतलब जिन्होंने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उसके, उनका, अब उनके नंबर्स ही बहुत कम बचे हैं, बिकॉज दे, एंड जो थे वो भी दे आर ओल्ड एज पीपल, है ना। तो अब उसके अंदर यही था कि भाई हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोगों से पूछताछ के, और कैसे ना कैसे क्या करें कि बस पर्पजिव सैंपल के अंतर्गत हम क्या करें, सैंपल आइडेंटिफिकेशन करें। क्लियर? क्यों? क्योंकि उस तरह बहुत कम लोग जो है वो बचे थे जो जिन्होंने उस पार्टीशन को देखा, ठीक है। जबकि यही सर्वे आप यदि 1947 के बाद, जैसे मान लो 20 वर्षों के अंदर करते, 30 वर्षों के अंदर करते, तो शायद आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सॉरी, आपको ये जो पर्पजिव सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि उस समय वो बहुत बड़ी संख्या में उस तरह के जो सैंपलिंग यूनिट्स हैं उसके चरित्र को रखने वाले लोग मौजूद थे, जनसंख्या, ठीक। अब जैसे एक, आप यदि एक मान लो, जैसे आप एक सर्वे करते हो बैगर्स, अब आपने क्या किया, पहले तय कर लिया कि यार ये शहर में है ना, ये 3-4 लोकेशन है, यहाँ पर भिखारी बहुत है ना। जैसे आपने 3 एरियाज देखे सिटी के, यहाँ पर आपको अच्छी संख्या में भिखारी मिल जाएंगे, ठीक है। तो द रिसर्चर विल विजिट ओनली दोज 3 एरियाज, जो कि भी ये 3 जगह है, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में हमें भिखारी देखने को मिलते हैं, तो चलो ठीक है, वो रिसर्चर क्या करता है, उन 3 जगह ही जाता है, एंड इंटरव्यू बेगर्स ऑफ हिज चॉइस एंड हिज कन्वीनियंस, और वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करता है, वो इनका बेगर्स का इंटरव्यू लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो, ये जो सैंपलिंग है, ये कन्वीनियंस या कन्वीनियंट सैंपलिंग से भिन्न है। क्यों? कि कन्वीनियंट सैंपलिंग में तो इवन आपने यहाँ वो जो 3 इसने प्लेस चुने, वो तो कम से कम इस बात से संबंधित थे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के लोग वहां ज्यादा मिलते हैं, या पर्टिकुलर जो हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड जो सैंपलिंग यूनिट्स हैं, उनका कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होता है, ठीक है। यहां तक इसमें ऑब्जेक्टिविटी एक दिखाई देती है, वहां पर वो भी नहीं मिलता, है ना। इसलिए हमें पर्पजिव सैंपलिंग को, ठीक है, कदापि कन्वीनियंस सैंपलिंग के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उपरोक्त प्रतिचयनों के निर्धारण की विधियां का भौगोलिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक है। और इनके अलावा कुछ और भी तकनीक है, जैसे अंश प्रतिचयन है, कोटा प्रतिचयन जिसमें कहते हैं। तो इस प्रतिचयन विधि में प्रदेश अथवा क्षेत्र को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है ना, और कई बार जनसंख्या को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हम आरक्षण का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जनसंख्या को विभिन्न भागों में विभाजित कर देते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक भाग से प्रतिचयन का चुनाव किया जाता है। और इसमें भी प्रतिचयन संतुलित होता है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये है कि इसमें क्या होता है, चुनाव करते वक्त आप जजमेंटल होते हैं, है ना, ठीक है। ये रैंडम सिलेक्शन नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन नहीं है, जैसा कि आप दूसरे उदाहरण के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है हमारी, जो 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 स्तरित जो प्रतिचयन है, उसके साथ हम इसको इक्वेट या मिक्स करके नहीं देख सकते। ये देखिए, कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि द पॉपुलेशन इज फर्स्ट सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स, है ना, जो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी करते हैं, वही यहाँ किया जाता है, ठीक है। जो हम स्तरित प्रतिचयन में करते हैं वो यहाँ भी करते हैं, जस्ट एज इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। अब हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में इससे आगे क्या करते हैं, वो याद दिला दूं आपको मैं। उसमें हम ये करने के बाद, स्टाटा बनाने के बाद, स्तर बनाने के बाद, हम क्या करते हैं, रैंडमली सैंपल यूनिट्स जो हैं वो पिक करते हैं रैंडमली, इसलिए वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में है। और कोटा सैंपलिंग में क्योंकि हम ये काम रैंडमली नहीं करते,
इसलिए कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का होता है। ठीक है, फिर देखिए ये करने के बाद सब ग्रुप्स या स्तर बांटने के बाद में, ठीक है, देन जजमेंट यूज्ड टू सेलेक्ट सब्जेक्ट यूनिट्स, या यू कहे सब्जेक्ट्स और यूनिट्स। ठीक है, फ्रॉम ईच सेगमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। इसमें हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो देते हैं, है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन चुनाव जो है ना, स्टाटा में से, स्तर में से, वो रैंडमली नहीं करते। दैट वी डू ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट। ठीक है, जैसे आपने आरक्षण के तहत आपने देखा कि ठीक है, एससी ग्रुप, एसटी ग्रुप, ओबीसी ग्रुप, है ना, ईडब्ल्यूएस ग्रुप, जनरल ग्रुप, ठीक है, पीएच ग्रुप, बहुत सारे हैं। अब आपको यदि कोई भी चाहे स्कूल में एडमिशन लेना हो, चाहे नौकरी देना हो, ठीक है, यू विल फॉलो सम सॉर्ट ऑफ जजमेंटल टेक्निक, है ना। आप कोई न कोई न्यायोचित तरीका या विधि अपनाएंगे उसके लिए, आप रैंडमली नहीं करेंगे ये काम। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड इन कोटा सैंपलिंग द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज नॉन रैंडम, है ना। ये रैंडम नहीं है सिलेक्शन, नॉन रैंडम है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट हियर सैंपल्स मे बी बायस्ड। हो सकता है कि इसमें, क्योंकि स्तरित जो प्रतिचयन है वो इससे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जजमेंट है, और जजमेंट में यदि कोई बायस रहा तो सैंपलिंग बायस हो जाए, है ना। तो द प्रॉब्लम इज दैट हियर सैंपल्स मे बी बायस बिकॉज नॉट एवरीवन गेट्स अ चांस ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि रैंडम नहीं है, क्योंकि यादृच्छिक नहीं है, तो सबको बराबर चुनाव का अधिकार नहीं है। ठीक है, this missing random element is its greatest weakness, and quota versus probability has been a matter of controversy for many years. ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, ये भी नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन रैंडम भी है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, सभी के चुने जाने के बराबर संभावना इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा रिसर्च है दैट बिगिंस विद फ्यू रिस्पोंडेंट्स। हमारा शोध कुछ उत्तरदाताओं को हम पहले से चुन लेते हैं, वहां से शुरू होता है। ठीक है, जो हमें पहले से नोन होते हैं, जो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, वहां से हमारा सर्वेक्षण शुरू होता है। फिर सब्सिक्वेंटली, है ना, उसके बाद दीज रिस्पोंडेंट्स गिव अदर नेम्स हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च। और फिर जिनका हम सबसे पहले, हम जिनको सैंपल के रूप में चुनते हैं, ठीक है ना, वो फिर हमारे हमारे इस जो हमारी रिसर्च एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, और फिर वो हमें हमारी रिसर्च के अनुसार जो उचित सैंपल इकाइयां हो सकती हैं, प्रोबेबल सैंपल्स हो सकते हैं, उसकी जानकारी हमको देते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से ये सर्वे आगे बढ़ता है। द प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल द सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्संस आर इंटरव्यूड। और ये तब तक चलाते हैं हम जब तक हमें जितना हमारा सैंपल साइज है उतना सैंपल साइज हमारा कवर नहीं हो जाता। और जब हमें हमें जितनी सैंपल साइज चाहिए उतना कवर हो जाता है, या तो हम तब उसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज और अंटिल नो मोर रेस्पोंडेंट्स आर डिस्कवर्ड। और या फिर हमें इसको तब छोड़ना पड़ता है जब हमारे पास अब आगे और उत्तरदाता बचते ही नहीं है। ठीक है, अभी उत्तरदाता और संभावित उत्तरदाता और हैं, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा जो डिजायर्ड सैंपल है यदि वो पूरा हो गया, देन वी कैन ड्रॉप फ्रॉम देयर, है ना। अब बस हमारा काम हो गया। और या फिर हम क्या करते हैं, इसको तब स्टॉप करते हैं जब हमने हमने जैसे सपोज हमें 200 लोगों के रिस्पॉन्स लेने थे, हमारे अभी मान लीजिए 159 रिस्पॉन्स ही हम ले पाए हैं, लेकिन अब एक ब्लॉकेज आ गया, आगे हमें उत्तरदाता जो है वो चिन्हित ही नहीं हो पा रहे हैं, तो हम सर्वे को नहीं ब्लॉक। ठीक है, ये स्नोबॉल सैंपलिंग है ना।
ठीक है। और फिर पैनल सैंपलिंग, पैनल नाम से ही पता लग गया ना कि जब हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप का टाइम इंटरवल के बाद बार बार सर्वेक्षण करते हैं, ये हमने पहले भी देखा था ना टाइप ऑफ रिसर्च में। ठीक है। तो पैनल सैंपलिंग इट इज अ मेथड ऑफ फर्स्ट सेलेक्टिंग ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स थ्रू ए रैंडम सैंपलिंग, है ना। हम रैंडम सैंपलिंग के द्वारा पहले क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स अर्थात हम हमारे अध्ययन में जो प्रतिभागी होते हैं उनको चुनते हैं। ठीक है। एंड देन आस्किंग दैट ग्रुप फॉर ए सेम इंफॉर्मेशन अगेन सेवरल टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हम क्या करते हैं, पैनल नाम ही इसीलिए दिया है इसको, है ना। एक बार हम रैंडम सैंपलिंग के द्वारा ग्रुप चुन लेते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, बार बार वही सूचना, ठीक है, वो उन रिस्पोंडेंट से निश्चित टाइम इंटरवल के बाद में प्राप्त। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग है, इसलिए ध्यान रखना पैनल सैंपलिंग जो है वो एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है। Therefore, each participant is given the same survey or interview at 2 or more time points, and each period of data collected are called wave, है ना। कि जैसे पहली वेव में जो रिस्पोंडेंट ने क्या जवाब दिया, दूसरी वेव में मतलब दूसरी बार यदि सेम सेम वापस सर्वे किया तो क्या जवाब दिया, उसी समूह पर तीसरी बार जब सेम क्वेश्चनर या सेम इंटरव्यू लिया तो क्या रिस्पॉन्सेज आए। तो ये पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इस तरह से इनको बोलते हैं। और एक आजकल काफी फेमस हुआ है इवेंट सैंपलिंग, है ना। और ये जो इवेंट सैंपलिंग मेथोडोलॉजी है, ESM, है ना, ये नई है, नई तकनीक है, ये नई फॉर्म है। ठीक है। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ सैंपलिंग मेथड दैट अलाउज रिसर्चर टू स्टडी ऑनगोइंग एक्सपीरियंसेस, है ना। मतलब एक तो ये होता है, अभी अभी एक्सपीरियंसेस खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है ना। ये प्रक्रियाधीन है, मतलब वो जो जिन लोगों का आप शोध कर रहे हो, वो जिस शोध विषय जो है आपका, उसकी उसकी प्रक्रियाधीन है। ठीक है। तो ongoing experience, researchers to study ongoing experiences or events that vary across or within days in its naturally occurring environment. Because of the frequent sampling of event inherent in ESM, it enables researchers to measure the typology of activity, है ना। इससे क्या होता है कि रिसर्चर को जो जो एक्टिविटी है जिसके ऊपर वो शोध कर रहा है उसको वर्गीकृत करने में, है ना, उसकी टाइपोलॉजी में उसको मदद मिलती है। ठीक है। एंड डिटेक्ट द टेम्पोरल एंड डायनामिक फ्लक्चुएशंस एट ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस, और किस प्रकार से समय के अंतराल के आधार पर और किस प्रकार से गतिक परिवर्तन जो है वो कार्य के अनुभव में हमें देखने को मिलते हैं, उसको एस्टिमेट करने में रिसर्चर को मदद मिलती है। द पॉपुलैरिटी ऑफ ESM हैज इंक्रीज्ड ओवर द रिसेंट इयर्स बिकॉज इट एड्रेसेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्रॉस सेक्शन रिसर्च। क्रॉस सेक्शन रिसर्च में क्या होता है, बस एक ही बार आप बात पूछते हैं। ठीक है। तो उसमें यदि कोई चेंज, यदि मान लीजिए कि कोई 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 इवेंट है वो इन प्रोसेस है ना, तो फिर आप उसके अंदर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन डेटा जो होते हैं वो सिंगल टाइम रेफरेंस के लिए होते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको कुछ सूचनाएं जो है वो उतनी परिपक्व नहीं मिल पाती या हो पाती जितनी आपको इवेंट सैंपलिंग में मिलती है, क्योंकि इवेंट सैंपलिंग में आप ऑनगोइंग एक्सपीरियंस जो है ना, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है। पॉपुलैरिटी ऑफ ESM हैज इंक्रीज्ड ओवर द रिसेंट इयर्स बिकॉज it addresses the shortcomings of cross-section research. Researchers can now detect the intra-individual variations across time. समय के साथ में जो इंट्रा-इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, अर्थात एक तो होते हैं इंटर इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो अंतर होते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल होता है विद इन द सेम पर्सनैलिटी, है ना, उसी के अंदर। क्योंकि आप जब ऑनगोइंग एक्टिविटी पे जब आप उनके रेस्पॉन्सेज लेते हो तो समय के साथ में यदि उनके रेस्पॉन्सेज में बदलाव आता है
ठीक है। यदि उनके वर्किंग एक्सपीरियंसेस बदलते हैं तो ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रदर्शित करता है। In event sampling methodology, participants are asked to record their experiences and perceptions in a paper or electronic diary. उनको पेपर या इलेक्ट्रॉनिक डायरी दे दी जाती है और उनसे ये गुजारिश की जाती है कि आप निश्चित समय के अंतराल के बाद में अपने अनुभवों को या तो पेपर पे और या इलेक्ट्रॉनिक डायरी के ऊपर आप डॉक्यूमेंट करोगे और बाद में रिसर्चर उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इवेंट सैम्पलिंग है, आजकल नया फैशन है, नया नाम है। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि ये किस तरह से किया जाता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कई शोध के एरिया हमारे लिए भी खुले जिनके अंदर हम इवेंट सैम्पलिंग जो है उसको अपनाएं। ठीक है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कई उदाहरण हमने देखे इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, और हमने उनको उनको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में हमने उनको देखा। तो हमें बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश करने के लिए वो की पॉइंट्स मिले हैं जिसके आधार पे हम बहुत आसानी से अलग अलग प्रकार की सैंपलिंग को अलग अलग रूप में देखकर और हम उनकी प्रासंगिकता भी तय कर सकते हैं कि कहाँ कौन से शोध में किस प्रकार की जो सैंपलिंग है, ठीक है, वो हमारे लिए उचित होगी। थैंक यू।